हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा टेस्ट होगा ईडियम और फ्रेजेस का, जिसके मैंने 4 पार्ट अभी तक डाले हैं। ईडियम और फ्रेजेस को कैसे लर्न करना है, उनको कैसे आसानी से याद किया जा सकता है, उस पर मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं। उसमें मैंने 150 ईडियम्स और फ्रेजेस बताए हैं। तो आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद ये टेस्ट सॉल्व करें। आपको टेस्ट सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा और चीज़ें पूरी समझ में भी आएंगी, है ना। और ये जो टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद ये भी आइडिया होगा आपको कि आखिर पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ईडियम और फ्रेजेस से वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो पूरे आपको समझ में आए, उनके आंसर्स आपको क्लियरली मैं समझा पाऊँ कि उनके जो आंसर्स निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उन चारों पार्ट्स को देख लें जो मैंने यूट्यूब में डाले हैं ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज़ के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चारों पार्ट देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक भी डाली है, तो वहाँ पर भी आप उनको जाकर चारों पार्ट को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा टेस्ट ईडियम और फ्रेजेस का। इसमें मैंने 45 क्वेश्चन रखे हैं, है ना। तो अपन कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है टू फेदर वंस नेस्ट। टू फेदर वंस नेस्ट का आंसर है जो हमारा वो है सी नंबर का। सी नंबर का हमारा इसका आंसर है टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। गलत रास्ते से प्रॉफिट लेना। देखिए, अगर आप अपने घोंसले में, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, अगर आप अपने घोंसले में पंख लगाने की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप अपने उस घोंसले से मतलब है, मान लीजिए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो आपका घर है, उसमें पंख बिछाने से मतलब है या पंख रखने से मतलब है कि उस जगह को आप आरामदायक बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब आप अपने घोंसले में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको आराम मिले, जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं और वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? अपने आप को एडवांटेज देने के लिए, अपने आप को लाभ देने के लिए, आपको लाभ मिल सके। लेकिन आपका जो ये वे है, ये कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट वे कहा जाएगा, रिश्वत लेने वाला रास्ता कहा जाएगा कि आप रिश्वत लेके प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। अगला है टू बाई द डस्ट। टू बाई द डस्ट का क्या मतलब होता है? धूल चखाना। धूल चखाना आपने मुहावरा सुना होगा। धूल चखाने का मतलब होता है टू फेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? टू फेल, हार जाना या हरा देना, है ना, या फेल हो जाने से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वो है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मान लीजिए आसमान क्या होता है? नीला होता है। उसमें आपको कहीं बिजली चमकती दिखाई देती है ना, बारिश के टाइम। तो आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं बिजली गिरी होगी, है ना, तो कहीं ना कहीं मुसीबत आई होगी। तो कहने का मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा भी हो सकता, और मान लीजिए उस जगह पर वो बिजली गिरी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो ये काम हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट इसे हम कहेंगे, है ना, जो ईडियम में लिखा गया है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का आंसर है करेक्ट। इस ईडियम का करेक्ट आंसर है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4th नंबर का। यहाँ पर कभी कभी आपको क्या होता है कि एक सेंटेंस के अंदर भी आपको ईडियम मिल जाता है ना। तो जो ईडियम होता है बेसिकली या तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क वे में लिखा होता है ना, थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक होता है, या फिर उसमें अंडरलाइन किया गया होता है, जिससे आपको ये पता चल पाए कि वो ईडियम जिसमें अंडरलाइन किया गया है वो रियल में ईडियम है और उसका ही आपको मीनिंग ढूंढना है ना। ईडियम से मतलब मुहावरे होता है ना। तो हैविंग नो आर्ग्यूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगिन टू बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश का मैं आपको मतलब बता दूं, होता है घुमा फिरा के बात करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, है ना। तो अगर आपको याद है तो आप आसानी से करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं, है ना। अगला है द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी अ वाइट एलिफेंट। अगर मान लीजिए वाइट एलिफेंट की बात करते हैं अपन, तो जो वाइट एलिफेंट होता है वो बहुत महंगा एलिफेंट होता है और लोग उसे खरीदते नहीं हैं, वो यूजलेस होता है। तो वाइट एलिफेंट को उन चीज़ों से रिलेट किया गया है जो यूजलेस हैं और जो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरी यूज आइटम तो है नहीं, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन इसका करेक्ट आंसर है। मतलब महंगी चीज़ें और यूजलेस हों, वो क्या हों? यूजलेस पोजीशन। बहुत महंगी चीज़ें और यूजलेस पोजीशन को कहते हैं अपन ईडियम के फॉर्म में अ वाइट एलिफेंट।
अगला है अशोक हैट ऑल फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए वेदर मतलब क्या होता है? वेदर मतलब होता है मौसम। तो मान लीजिए फेयर वेदर फ्रेंड से क्या मतलब है? ऐसे दोस्त जो आपके सिर्फ अच्छे मौसम में साथ में रहें। कहने का मतलब अच्छा जब टाइम हो तब आपके साथ में रहें, और जब आपके लाइफ में समस्याएं आ जाएं तो वो आपको छोड़कर चले जाएं। तो जो इसके ऑप्शन है वो क्या है? फ्रेंड्स हु फेस डिफ़िकल्टीज़ कामली, ऐसे फ्रेंड्स जो फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज़ को बहुत ही शांति से। फेवरेबल फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको छोड़ के चले जाएं डिफ़िकल्टीज़ में। जैसे लोग डेजर्ट में फंस जाते हैं ना, तो डेजर्ट में उनके आसपास कोई नहीं होता है, तो वैसे ही यहाँ डेजर्ट से मतलब है फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज, जो आपको छोड़कर चले जाएं डिफ़िकल्टीज़ में। ऐसे फ्रेंड्स क्या कहलाएंगे? फेयर वेदर फ्रेंड कहलाएंगे, जो अच्छे मौसम बस में साथ रहते हैं, जब बुरा टाइम आता है या बुरा समय आता है तो वो आपके साथ नहीं रहते हैं। क्लियर? अगला है 7 नंबर का, द पोजीशन ऑफ जेरूसलेम इज़ अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन। तो बॉर्न ऑफ कंटेंशन की मैंने एक ट्रिक बताई थी, बॉर्न ऑफ टेंशन। तो बॉर्न ऑफ टेंशन से याद रखो कि हड्डी बनी है किसका कारण? झगड़े का कारण, है ना। तो मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ झगड़े का कारण है तो उसे हम ईडियम के फॉर्म में बॉर्न ऑफ कंटेंशन बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सब्जेक्ट ऑफ पीस तो होगा नहीं। सब्जेक्ट ऑफ पीस क्यों नहीं होगा? क्योंकि शांति का कारण तो होगा नहीं ये, है ना। सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, व्यापार का भी कारण नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। झगड़े का कारण होगा तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, जब सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब ही होता है झगड़े का कारण, है ना, या झगड़े की वस्तु। तो बॉर्न ऑफ कंटेंशन मान लीजिए बॉर्न बनी है झगड़ा का कारण। क्लियर? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट। गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट से क्या मतलब है? फिट्स और स्टार्ट से मतलब होता है रुकना फिर से स्टार्ट होना, रुकना फिर से स्टार्ट होना। कहने का मतलब इरेगुलरली होता है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी नंबर का, इरेगुलरली, है ना। कंसिस्टेंटली तो होगा नहीं, हाई स्पिरिट्स तो होगा नहीं, है ना, या एंथुजियास्टिकली तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इरेगुलरली। इरेगुलर का मतलब ही होता है जो चीज़ रेगुलर ना हो। कहने का मतलब आप रुक रहे हो फिर स्टार्ट करो, रुक रहे हो फिर स्टार्ट करो। तो इरेगुलर वे में ये इरेगुलर वे में कोई किसी का मूव करना कहलाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट। क्लियर? आगे देखते हैं 9 नंबर का, ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है नथिंग टू कम। लोगों को स्मोकिंग के अंत में प्राप्त क्या होता है? लोगों को स्मोकिंग के अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है ना, नथिंग टू कम। तो इसका आंसर क्या है? कम टू नथिंग या केम टू नथिंग। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, केम टू नथिंग। अगला है 10 नंबर का, द पुलिस कॉट द थीप रेड हैंडेड। पुलिस ने थीप को कैसे पकड़ा? रेड हैंडेड में पकड़ा, मतलब लाल हाथ थे उसके उस समय जिस समय वो पकड़ा गया, यानी कि मतलब वो खून से रंगा हुआ था। कहने का मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया। रंगे हाथों पकड़ा जाना क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं जब आप कोई क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो रंगे हाथों पकड़ा जाना कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन अ रेड यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, है ना। विथ ब्लड इन हैंड्स तो भी नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सही ये है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। आप उस समय पाए जा रहे हैं या उस समय मिल रहे हैं या उस समय पकड़े गए हैं जिस समय आप कोई क्राइम कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। ठीक है, अगला इडियम देखते हैं। अगला है, दो ही इज नॉट ए स्कॉलर ही विंस आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। आपको मैं बता दूं, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग या टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। बात करने का जो टैलेंट होता है ना, कि लोगों से बातें कैसे करनी है, लोगों को कैसे अपनी बातों से अट्रैक्ट करना है, तो ये कहलाता है अपना इडियम की फॉर्म में गिफ्ट ऑफ द गैप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये अपना टैलेंट फॉर स्पीकिंग। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अ लॉट ऑफ मनी तो होगा नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। अ गुड मेमोरी भी नहीं हो सकता, है ना। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग होता है। अगला देखते हैं, सम पीपल डू नॉट ग्रीस एनीबडीज पाम ऑन एनी अकाउंट। कहने का मतलब है, ये जो ग्रीस एनीबडी पाम से मतलब होता है, इसका मतलब होता है, मान लीजिए हाथों में ग्रीस लगाने से मतलब है, ग्रीस लगाकर हाथ कैसे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं ना। तो लोगों को, है ना, लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए उनकी हथेली में पैसों रखने से मतलब होता है, पैसे को रखने से मतलब होता है, मतलब रिश्वत देने से मतलब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्लैटर तो है नहीं इसका करेक्ट आंसर। चीट धोखा देना भी नहीं है, फाइट लड़ना भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ब्राइब।
कहने का मतलब है रिश्वत देना। ब्राइब का मीनिंग होता है रिश्वत देना। अगला इडियम देखते हैं। अगला है 13 नंबर का, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आप सोचो कि फिश जो है वो पानी के बाहर है, तो कहने का मतलब वो क्या है, अनकंफर्टेबल है। जो जगह उसके लिए कंफर्टेबल जो प्लेस है उसका पानी, वो उससे बाहर है, तो कहने का मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो यहाँ जैसे यहाँ पे बोला ही गया है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो होमलेस इसका आंसर नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको लग रहा होगा होमलेस आंसर है, घर से दूर रहना, तो ये इसका आंसर नहीं है। ना डिसअपॉइंटेड से मतलब है हताश होने से, हताश होना भी नहीं है, है ना। कहने का मतलब इसका आंसर है अनकंफर्टेबल। जब आप मान लीजिए जैसे मछली पानी से निकल गई तो वो अपने कंफर्टेबल प्लेस से अनकंफर्टेबल प्लेस में आ गई, वैसे ही इस ईडियम से मतलब है अनकंफर्टेबल जोन में होना, है ना, जब आप अनकंफर्ट हो, है ना। अगला ईडियम है 14 नंबर का, एट द 11th आवर। आप समझो कि 11वां घंटा क्या होता है, 12 बजे तो जीरो हो जाता है ना। 12 बजे की बात करें तो 12 बजे क्या हो जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है, टाइम जीरो हो जाता है ना। आप देखना नाइट में 0 हो जाता है 12 बजे, है ना। तो जो 11वां घंटा होगा वो कैसा घंटा होगा, अंतिम क्षण कहेंगे उसे अपन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, टू लेट तो है नहीं, या टू अर्ली भी नहीं है, इमीडिएटली भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है एट द लास्ट मूवमेंट, अंतिम क्षण। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला इडियम। अगला है टू बर्न वंस फिंगर्स। टू बर्न वंस फिंगर्स से क्या मतलब है, खुद की उंगलियों को जलाने से क्या मतलब होता है, टू गेट हर्ट फिजिकली। इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू गेट हर्ट फिजिकली, अपने आप को फिजिकली हर्ट करना। अपनी उंगली को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो अपने आप को फिजिकली आप हर्ट कर रहे हैं, क्लियर। टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस, तो इसका आंसर है नहीं। टू फाइंड वर्क भी नहीं है, काम ढूंढने से ही मतलब नहीं है। टू सफ़र नर्वस ब्रेकडाउन से भी इसका मतलब नहीं है, ब्रेकडाउन से ही मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या है, टू गेट हर्ट फिजिकली। अगला है 16 नंबर का, आफ्टर लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स स्टेटमेंट द टीचर हैड टू ईट हर वर्ड्स। स्टूडेंट के स्टेटमेंट को सुनने के बाद टीचर ने अपने वर्ड्स को ईट कर लिया। कहने का मतलब जो उसने बोला था उसको उसने क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो कहने का मतलब इसका मतलब होता है विदड्रॉ हर वर्ड्स। उसने अपने वर्ड्स को क्या कर लिया, वापस ले लिया, जो उसने बोला था, है ना, वो वापस ले लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विदड्रॉ हर वर्ड्स, ठीक है। आगे देखते हैं, टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट से क्या मतलब होता है, जो जैकपॉट है वो कहीं ना कहीं कामयाबी के लिए यूज होता है। जब आप कोई कामयाबी पा जाते हैं लक के थ्रू आप कोई कामयाबी पा जाते हैं। जैसे मान लो कई लोग जुआ खेलते हैं, तो मान लो उनने पैसा लगाया 20,000 और उन्हें मिल गए 1 लाख रुपए, तो कहने का मतलब क्या है कि वो उनका लक उस दिन काम कर गया, तो वो जैकपॉट पा गए। जैकपॉट से मतलब है कामयाबी से, है ना। तो रियल में इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू गेम्बल नहीं है। टू गेम्बल से मतलब क्या होता है, जुआ खेलना, ये तो नहीं है। टू बी वेल्दी भी नहीं है। टू मेक मनी क्विकली भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है टू गेट अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी विक्ट्री आपने हासिल कर ली, ऐसी जीत हासिल कर ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। आगे देखते हैं, अगला है टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। मान लीजिए आप कैंडल को दोनों साइड से जला रहे हैं, तो आप उस कैंडल को जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब भी यही होता है कि अगर आप ओवर वर्क कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप दिन में भी काम कर रहे हैं और आप रात में भी काम कर रहे हैं, तो आप भी क्या हो जाएंगे, आप भी या तो बीमार पड़ जाएंगे या फिर आप आगे काम करने लायक बचेंगे नहीं। क्योंकि दिन बना है काम करने के लिए और रात बनी है आराम करने के लिए। आप दोनों टाइम अगर काम करेंगे, वैसे ही आप मोमबत्ती को दोनों साइड से जलाओगे तो मोमबत्ती जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों टाइम काम करने से है कि आप अगर मान लीजिए दिन में भी काम कर रहे हैं और रात में भी काम कर रहे हैं, मतलब अपनी क्षमता या अपनी जो आपकी शक्ति है उससे ज़्यादा काम करना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी नंबर का, टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, जिसका करेक्ट आंसर है। अगला है वंस बैक एंड कॉल। वंस बैक एंड कॉल से मतलब क्या होता है, एट वंस बैक एंड कॉल से मतलब होता है जब आप किसी का कॉल लेने के लिए हमेशा रेडी रहें। जैसे कि मतलब अगर आपके बॉस का कॉल आ गया और आप 4 लोगों के साथ बैठे हैं, तो आप वहाँ से उठकर पीछे जाकर क्या करने लगेंगे, बात करने लगेंगे। तो कहने का मतलब आप क्या करते हैं, आप इसका जो करेक्ट आंसर है ये तो है नहीं टू अटेंड द कॉल, कॉल अटेंड करना, या टू बी हेल्प बाय समवन, या टू बी यूजफुल टू समवन, आप किसी के लिए यूजफुल है, ऐसा नहीं। कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, आप किसी के अधीन हैं, आप किसी का ऑर्डर मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
है ना। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे से क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा कैलेंडर में जिस दिन हमारी छुट्टियां रहती हैं उस दिन रेड कलर रहता है उन डेट्स पर, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो जो दिन होता है वो हमारे लिए एक जॉयफुल डे होता है, और वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट डे भी होता है, जिस दिन कैलेंडर में आपने देखा होगा रेड कलर से वो डेट क्या रहती है, फिल रहती है। क्लियर। तो कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट या जॉयफुल ओकेजन है ना, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही क्या हो, इम्पॉर्टेंट हो या जॉयफुल हो, एक ऐसा ओकेजन क्या कहलाता है, अ रेड लेटर डे कहलाता है। आगे देखिए 21 नंबर का, 21 नंबर का जो ईडियम है वो क्या है, टू मिस द बस। जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू है और आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से एक बस जाती है और सिर्फ एक ही बस जाती है। कहने का मतलब वो बस अगर आपकी छूट गई तो आप उस इंटरव्यू में जा नहीं पाएंगे। तो अगर आपने वो बस छोड़ दी, टू मिस द बस, अगर आपने वो बस छोड़ दी तो आपने अपनी उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया जो आपको मिलने वाली थी, है ना। इंटरव्यू देने के बाद एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, तो आपने उसको मिस कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बी, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ईडियम का सॉलिड मतलब पता है जो होता है, तो वो आप ऑप्शन भी आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने करेक्ट ऑप्शन को ढूंढेंगे, है ना। आगे देखते हैं, अगला है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर से क्या मतलब होता है, पक्षियों के जो पंख होते हैं, पक्षी चाहे कोई भी प्रजाति का हो, कोई पक्षी हो, लेकिन पक्षियों के पंखों का काम क्या होता है, पक्षियों के पंखों का काम होता है उड़ना। तो कहने का मतलब इसका उन लोगों से रिलेशन है जो लोग अलग अलग जगह के हों लेकिन उनका कैरेक्टर क्या हो, सेम हो। इट मीन्स जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं अगर कोई इंस्टीट्यूट चालू करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लोगों को ही रखूँगा जिनका कैरेक्टर और जिनका आइडिया और जिनका इंटरेस्ट क्या होगा, कोचिंग स्टार्ट करने में होगा, इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने में होगा, है ना। उनका कैरेक्टर भी टीचर वाला होगा, इनका इंटरेस्ट भी टीचिंग में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका ये तो नहीं है कि पर्सन ऑफ सेम कास्ट या पर्सन ऑफ सेम कलर या बर्ड्स विद सेम टाइप ऑफ फेदर्स। का करेक्ट आंसर क्या है, पर्सन ऑफ सेम करेक्टर। ऐसे लोग जिनका करेक्टर क्या हो, सेम हो, ठीक है, वो कहलाते हैं ईडियम के फॉर्म में बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ईडियम 23 नंबर का, अ मैन हु वाइल प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड सेट अ स्पाई टू वॉच योर एक्टिविटीज इज इंडीड अ स्नैक इन द ग्रास। एक ऐसा मित्र जो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपका एक फ्रेंड है, अच्छा, लेकिन वो एक स्पाई की तरह, एक जासूस की तरह आप पर नज़र रखे हुए है, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए है, जैसे कि घास में छिपा हुआ एक सांप। तो कहने का मतलब वो आपका क्या है, मीन फैलो तो है नहीं, या डेंजरस मैन तो है नहीं आपके लिए, या कनिंग फैलो तो है नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सीक्रेट एनिमी। वो आपके लिए एक छुपा हुआ दुश्मन है, एक छुपे हुए दुश्मन के समान है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी होता है सॉल्व करना, बस आपको कनेक्टिविटी बनाते आने चाहिए और ईडियम कहीं ना कहीं एक बार तो आपने पढ़ा हो, है ना। अगला है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। मान लीजिए जवान कंधों के ऊपर पुराना सिर लगा है, ये बोला गया है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई बच्चा है या कोई यंग आदमी है जो सोचता है कैसे, उसका जो माइंड चलता है वो कैसे चलता है, बूढ़े व्यक्तियों के समान या ऐसे लोगों के समान जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं उनके जैसे चलता है उनका दिमाग। कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। जितनी एज है उससे ज़्यादा क्या होना, बुद्धिमान होना। जितनी उम्र है उससे ज़्यादा माइंड चलना, दिमाग का चलना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। अगला है शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट द जॉब बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक को कैसे याद रखो, सही या गलत तरीके से उसने डिसाइड किया है कि वो किसी भी तरीके से जॉब पाएगी, है ना। उसने डिसाइड किया था कि वो किसी भी तरीके से जॉब पाएगी, चाहे वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। अगला है टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस से क्या मतलब है, जैसे कि आइस जो होती है वो बहुत क्या होती है, कठोर होती है, एकदम पत्थर के ऐसे। आप उसको तोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी, बहने लगेगी, है ना।
तो कहने का मतलब कोई इंसान जो बहुत चुप है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है, आप उसको बार बार टॉर्चर करोगे कि बोलो बोलो बोलो, तो अगर वो बोलना स्टार्ट करेगा ना, तो एक बार अगर उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो चुप नहीं होगा, शांत नहीं होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शांत रहता हो, कुछ ना बोलता हो, लेकिन आप उससे अगर बार बार टॉर्चर करोगे उसे कि बोलो बोलो बोलो, तो अगर उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो रुकेगा नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है ब्रेक द आइस से मतलब है, इसका करेक्ट आंसर ये तो होगा नहीं। टू कैरोलिंग, टू स्टार्ट कैरोलिंग, लड़ने से तो मतलब है नहीं। टू क्लियर द स्नो, ये भी मतलब नहीं है कि बर्फ़ को क्लियर करना, है ना, हटाना बर्फ़ को। या टू रिसीव ओल्ड एनिमिटी, ये भी नहीं है। टू रिवाइव ओल्ड एनिमिटी, इसका करेक्ट आंसर है सीम, है ना। टू कॉमेंस एंड इंटरेक्शन, इंटरेक्शन स्टार्ट करना, है ना, इंटरेक्ट करना चालू कर देना, वार्तालाप करने से मतलब होता है इसका, वार्तालाप शुरू कर देना। अगला है अवर्ड ऑफ पैसेज। अवर्ड ऑफ पैसेज क्या कहलाता है? मान लीजिए पक्षियों से रिलेटेड पैसेज, या कुछ ऐसे पक्षी जो आपको बहुत ही कम टाइम को देखने को मिलेंगे अपने इंडिया में, कभी कभी आते हैं वो अपने यहाँ, है ना, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो इसका मतलब है जो बहुत कम दिखे, बहुत कम टाइम के लिए हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप देख ही पा रहे होगे, ऑप्शन सी में लिखा है वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम। कोई ऐसा जो बहुत कम समय के लिए रुकता है, उसको अपन कह सकते हैं अवर्ड ऑफ पैसेज, है ना। अनरिलायबल पर्सन तो होगा नहीं, फ्लाइंग वर्ड्स होगा नहीं, बैड टाइम होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम। कोई भी जो बहुत कम समय के लिए रुके उसको बोल सकते हैं अपन अवर्ड ऑफ पैसेज। जैसे पक्षी जो होते हैं, या जो पक्षियों से रिलेटेड पैसेज आता है हमारे एग्जाम में, वो बहुत कम ही टाइम को आपको देखने को मिलेगा, बहुत कभी कभार ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगला है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का कहलाता है, ब्राउन कलर जो होता है वो विचारों को शो करता है। ईडियम के फॉर्म में अगर जो ब्राउन कलर है उसका मतलब विचारों से होता है। तो ब्राउन स्टडी से मतलब होता है जब आप विचार मग्नता से क्या करें, पढ़ाई करें, आप पूरा ध्यान लगाकर बहुत ही सोच रहे हैं, पढ़ाई में मग्न है, लीन है, तो इस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं। टू स्टडी सिंसियरली तो नहीं बोलेंगे, टू स्टडी यूजलेसली भी नहीं बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डीप इन थॉट। जब आप थॉट्स में, आपके जो थॉट्स है वो बहुत गहराई में पहुंच गए हैं, कहने का मतलब आप बहुत गहराई से कुछ सोच रहे हैं, है ना। तो टू स्टडी सिंसियरली भी हो सकता था अगर ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादा इससे अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। तो हमें क्या होता कि दो तो ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आने ही नहीं है, जैसे प्रैक्टिकल एडवांटेज, ये भी नहीं होगा, या टू स्टडी यूजलेसली भी, ये भी नहीं होगा। लेकिन दो ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनमें हमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर करेक्ट आंसर इन दो में से क्या है। तो दो तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन दो में जो बचे हुए दो होते हैं उनमें से हमें जरूर दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है इडियम्स और फ्रेजेस के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको, है ना। अगला है टू ड्रॉ अ लाइन। टू ड्रॉ अ लाइन से क्या मतलब होता है? जैसे कि आप लाइन खींच देते हैं कहीं पर, है ना, एक फिगरेटिव वे में एक लाइन खींच देते हैं। आप क्यों खींचते हैं आप लाइन? आप सीमाएं क्यों खींचते हैं? लिमिट तय करने के लिए, टू फिक्स अ लिमिट, है ना। हमारे यहाँ भी सीमा रेखा खींची है ना, बॉर्डर जैसे कहते हैं हम, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर। तो क्योंकि भाई लिमिट के, इंडिया के लोग वहाँ नहीं जाएंगे और वहाँ के लोग यहाँ नहीं आएंगे। लिमिट तय करना, टू सेट अ लिमिट, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है टू फिक्स अ लिमिट। आगे देखते हैं निट वंस ब्रोज। निट वंस ब्रोज से क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग जो होता है वो होता है गुस्सा आ जाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब ये याद होना चाहिए, टू फ्राउन होता है इसका मतलब, टू फ्राउन, गुस्सा आ जाना कहलाता है टू फ्राउन। टू डिसअपॉइंटेड समबडी तो होगा नहीं, किसी को हताश कर देना तो ये तो होगा नहीं। टू हैव अ हेडेक, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। टू एक्सप्रेस डिसकंटेंटमेंट, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू फ्रॉन, मतलब गुस्सा आ जाना। इसका मीनिंग होता है गुस्सा आ जाना या गुस्सा दिलाना, गुस्सा आ जाना, त्योरियां चढ़ाना कहलाता है ये, है ना। आगे देखते हैं, हमारा है 31 नंबर का, टू बी एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का क्या मतलब होता है? तितर बितर होना। जब चीज़ें तितर बितर होती हैं तो कहने का मतलब है कि वो इन डिसऑर्डर में होती है। तितर बितर का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, या उसे ईडियम के फॉर्म में बोलता है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। क्लियर? तो इसका ए आंसर है, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर टोटल कन्फ्यूजन हो और टोटल चीज़ें क्या हो, ऑर्डर में ना हो, टोटल डिसऑर्डर में हो, है ना, क्रम में ना हो चीज़ें। अगला है
32 नंबर का टू सी पिंक एलिफेंट। टू सी पिंक एलिफेंट से क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपको गुलाबी कलर का एलिफेंट दिखाई दे रहा है ना, गुलाबी रंग का, तो क्या गुलाबी रंग का आपने कभी एलिफेंट देखा है? तो कोई ऐसी चीज़ दिखाई देना जो है भी नहीं। तो ऐसा सब कुछ जब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती है जो है भी नहीं, है ना, क्योंकि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। तो इसका मतलब ये तो है नहीं, ए नंबर का आंसर तो है नहीं हमारा टू ड्रीम, या टू एंटिसिपेट लक भी नहीं है आंसर, या टू बी अफेयर्ड ऑफ नहीं है। इसका आंसर है टू हैव हेलुसिनेशन ड्यू टू एक्सेसिव एल्कोहलिक ड्रिंक। जब आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेते हैं, है ना, तो कहने का मतलब है आपको क्या हो जाता है, हेलुसिनेशन हो जाता है, आपको नशा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। अगला है एल्बो रूम। एल्बो रूम से मतलब होता है जहाँ पर हमें अपने कोहनियों को फैलाकर, हाथ पैर फैलाकर ऐसे काम करने की, कोहनियों से मतलब ये अपने हाथों को फैलाने से मतलब है कि आपको काम करने की स्वतंत्रता हो। तो रियल में इसका यही मेरा मतलब, जब रियल में इसका यही मतलब होता है कि जब आपको काम करने की स्वतंत्रता जहाँ पर हो, है ना, या आपको काम करने का फ्रीडम हो, है ना, तो अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ए है ना, जहाँ पर आपको काम करने की पूरी स्वतंत्रता हो, है ना, तो उसका मतलब होता है एल्बो रूम। स्पेशल रूम फॉर द गेस्ट होगा नहीं, मेहमानों के लिए एक स्पेशल रूम, तो इसका मीनिंग है नहीं। टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्क, ये भी नहीं है। ये हो सकता था बट अगर पहला वाला ऑप्शन नहीं होता, है ना। और ये भी नहीं है टू ऐड अ न्यू रूम टू द हाउस, नया रूम ऐड करना हाउस में, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आगे देखते हैं 34, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। यहाँ पर मान लीजिए पॉकेट में एक होल बना है, अब होल में क्या रखते हैं अपन, पैसे रखते हैं, पॉकेट में क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। तो यहाँ पैसों को जलाने की बात हो रही है। पैसों को जलाने से क्या मतलब है, पैसों को जलाने से मतलब ये नहीं है कि टू स्टील फ्रॉम समवन्स पॉकेट, किसी की पॉकेट में चोरी करना, मतलब है ना, जेब कतरना, ये तो है नहीं इसका। टू डिस्ट्रॉय अदर्स बिलोंगिंग्स, ये भी नहीं है। टू बी वेरी माइजरली, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या है, मनी दैट इज स्पेंड क्विकली, मनी को बहुत तेज़ी से खर्च करने से मतलब होता है। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं टू बरी द हेड चैट। हेड चैट से आप याद रखो हॉट चैट। मान लीजिए आपकी किसी से व्हाट्सअप में बातें हो रही हैं, व्हाट्सएप में ऐसी बातें हो रही है जिसमें आप एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, धमका दे रहे हैं, आपकी लड़ाई हो गई है किसी वजह से, आपको कोई मैटर हो गया है, तो मान लीजिए उससे बरी हो जाना। देखिए आपने ये बरी हो जाना वर्ड सुना होगा, बरी होने का मतलब होता है आज़ाद हो जाना, है ना। जब कोई जेल से बरी हो जाता है तो उसके लिए यूज होता है ये वर्ड, है ना। तो मान लीजिए आप हेड चैट से याद रखो हॉट चैट, आप हॉट चैट से बरी हो गए, कहने का मतलब आपने क्या बना ली, टू मेक पीस, आपने शांति बना ली, है ना। अब आपका जो वो मैटर है वो सॉल्व हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, टू मेक पीस। अगला इडियम देखते हैं। अगला है टू बेगर डिस्क्रिप्शन। जो भिखारी का डिस्क्रिप्शन होता है, या भिखारी का डिस्क्रिप्शन करना, अपने आप में एक ऐसा डिस्क्रिप्शन करना होता है, भिखारी के बारे में बताना कि भिखारी की क्या लाइफ है ना, वो कितनी मुसीबतों में है, उसके यहाँ खाने को नहीं है, पीने का नहीं है। तो उस तरीके का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है, या ऐसी चीज़ पर बात करना कहलाता है जो समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन से भी क्या हो, परे हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, समथिंग बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन से भी क्या हो, वर्णन से भी परे हो, अवर्णनातीत होना कहलाता है इसका मतलब। अगला है 37 नंबर का ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले क्या कहलाता है, ब्लाइंड एले का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिसमें आगे आपको विकास दिखाई ना दे, ना ही आपको आगे कुछ समझ में है कि आप आगे क्या करना है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड एले, एक बंद रास्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये तो होगा नहीं, ब्लाइंडनेस ड्यू टू ओल्ड एज, अंधा हो जाना ओल्ड एज में, है ना, या ओल्ड एज में अंधापन हो जाना, अंधापन आ जाना। अ डार्क रूम भी नहीं होगा, अ डेड एंड होगा इसका आंसर। अ डेड एंड से क्या मतलब है, एक ऐसा रास्ता जहाँ पर आपको समझ में ना आए कि अब ये तो एंड है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, एक बंद रास्ता, आपको समझ में आए कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो उसको कहते हैं अपन कहीं ना कहीं ब्लाइंड एले, है ना। अगला है कंगारू कोट। कंगारू कोट क्या कहलाता है, कंगारू कोट कहलाता है अ ग्रुप ऑफ कंगारूज, द यंग कंगारूज, या अनऑफिशियल कोट, अनऑफिशियल कोट कहलाता है ये, है ना। देखिए मान लीजिए आप कोर्ट में देखते हैं कि कोर्ट में कौन बैठता है भाई, कोर्ट में जज बैठता है ना। अब मान लीजिए कोर्ट
कोर्ट में कंगारू बैठा है जज की जगह पे, मान लीजिए, ऐसा इमेजिन कर लीजिए आप, सोचें ऐसा कि कंगारू बैठा है, तो वो कैसा कोर्ट कहलाएगा? वो क्या लीगल कोर्ट कहलाएगा? वो इलीगल कोर्ट कहलाएगा, या अनऑफिशियल कोर्ट को जो ऑफिशियल तरीके से ना चल रहा हो, अनऑफिशियली किसी के द्वारा चलाया जा रहा है ना, वहाँ पर वो जज बनकर बैठा है, तो ऐसे कोर्ट को अपन बोल देते हैं ईडियम के फॉर्म में कंगारू कोर्ट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अनऑफिशियल कोर्ट। अगला है एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच पहले के टाइम में क्या होता था, एक ऑलिव जो होता है वो ब्रांच का नाम है ना। ऑलिव ब्रांच कहने का मतलब एक पौधा होता था जिसका नाम था ऑलिव, उसकी जो ब्रांच होती थी उसको पक्षी के मुंह में दबा के छोड़ दिया जाता था, बर्ड के मुंह में, युद्ध के मैदान में। तो उसका मतलब ये होता था कि अगर वो पक्षी मुंह में वो ऑलिव की ब्रांच दबाकर उड़ रहा है, तो जितने भी लोग वहाँ पे युद्ध में लड़ रहे होते थे वो देखकर ये समझ जाते थे कि शांति का निवेदन किया गया है। तो शांति का निवेदन कहलाता है एन ऑफर ऑफ पीस। शांति का निवेदन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? एन ऑलिव ब्रांच, है ना। आप ऑलिव ब्रांच को एक शांति के निवेदन के रूप में समझ सकते हैं। एन आइडिया तो कहलाता नहीं है, अ लेडी भी नहीं कहलाता है, अ विकेट पर्सन भी नहीं कहलाता है। एन ऑफर ऑफ पीस, शांति का निवेदन कहलाता है ये। अगला है ग्रास विडो। ग्रास विडो से क्या मतलब होता है? एक ऐसी विडो, देखो विडो मतलब क्या होता है? विधवा। अब विधवा कौन कहलाती है? विधवा कहलाती है जिसका हस्बैंड क्या हो, इस दुनिया से चला गया हो, है ना। कहने का मतलब है उसका हस्बैंड क्या हो गया? एक्सपायर हो गया, तो उसको अपन विडो बोलते हैं। लेकिन ग्रास विडो बोला जा रहा है तो कहने का मतलब है कि कुछ थोड़ा अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ग्रास विडो से मतलब है एक ऐसी वुमेन से मतलब होता है, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज टेम्परेरी अवे फ्रॉम हर। उसका एक ऐसी वुमेन जिसका हस्बैंड टेम्परेरी उससे दूर रहता है ना। ऐसी वुमेन को क्या बोलते हैं अपन ईडियम के फॉर्म में? ग्रास विडो बोलते हैं। अगला है ग्रिस्ट टू वंस मिल। ग्रिस्ट टू वंस मिल से क्या मतलब होता है? ग्रिस्ट मतलब होता है पीसना, है ना। अपनी मिल में आप मान लीजिए कुछ भी पीसे तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे। आप दूसरे के यहाँ जाकर कुछ पिसवा रहे हैं, गेहूँ पिसवा रहे हैं या कुछ भी पिसवा रहे हैं, मसाले जाके आप पिसवा रहे हैं, तो पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी मिल में अगर पीस रहे हैं तो आपको पैसा वगैरह लगेगा नहीं, है ना, वो आपकी मिल है। तो कहने का मतलब है समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। स्वयं के फ़ायदे के लिए कुछ यूज करना क्या कहलाता है? ग्रिस्ट टू वंस मिल कहलाता है। ये तो होगा नहीं टू वर्क वंस मशीन, अपनी मशीन में काम करना तो होगा नहीं। इनकम फ्रॉम विल, है ना। और ग्रेन टू बी ग्राउंड ये भी नहीं होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। कुछ ऐसा जो स्वयं के लाभ के लिए यूज किया जाए। तो आप कर रहे हैं, अपनी मिल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, है ना। अगला है अब ब्लाइंड डेट। अब ब्लाइंड डेट कैसी डेट कहलाती है? एक ऐसी डेट जिसमें आपको पता ही ना चले कि आप किससे मिले, है ना। कहने का मतलब है कि आपको पता ही नहीं कि सामने वाला कौन है, कैसा है, बस आप उससे मिले हो। तो मीटिंग विथ समवन यू डोंट नो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसको आप जानते ही नहीं हैं पहले से कि वो कौन है, कैसा है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लाइंड डेट कहलाएगी। वो मीटिंग डेट से यहाँ मतलब मीटिंग से है ना। ये ईडियम्स मैंने सारे के सारे वीडियोज़ में कराए हैं, आप उसको एक बार देखें, समझें। मैंने वहाँ पूरा समझाया है ईडियम्स के बारे में। यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, लेकिन एक बार आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें, तब आप इस टेस्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे मेरे साथ में। अगला है टू हिट द जैकपॉट। अभी मैं आपको ये पहले करा चुका हूँ, ये रिपीट हो गया, कभी कभी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं टेस्ट में गलती से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या है? टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। अगला है हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज से क्या मतलब होता है? ये मैंने कराया 150 नंबर का ईडियम है ये मेरी वीडियोज़ में, 4th पार्ट में लास्ट आप देख सकते हैं। लॉन्ग डेज तो होता नहीं है, लंबे दिनों की बात तो करते नहीं है, शॉर्ट डेज भी नहीं होता है। हेल्सियन डेज जो है, एक हेल्सियन नामक पक्षी है, एक इमेजनरी पक्षी है ना। ऐसा कहा जाता है कि वो पक्षी अगर कहीं दिख जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत पीसफुल माहौल है, वहाँ पे बहुत पीसफुल डेज है, शांति वाले दिन है और बहुत हैप्पीनेस है वहाँ पे, खुशियाँ हैं वहाँ पे बहुत। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी, हैप्पी एंड पीसफुल डेज। अगला है हमारा अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट से क्या मतलब है? ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम। मान लीजिए आपको मलहम लगी है फिर भी आपको उड़ना पड़ रहा है। आप मान लीजिए पैराग्लाइडिंग करवाते हैं, ठीक है, आपको वो काम है लोगों को पैराग्लाइडिंग करवाना, आपने देखा होगा
है ना। जब आप मनाली वगैरह जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। तो मान लीजिए पैराग्लाइडिंग वालों को कभी ना कभी चोटें लगती रहती हैं, है ना। करवाते समय पैराग्लाइडिंग जब वो नीचे उतरते हैं तो लग जाती है कभी कभी चोट। तो मान लीजिए अब चोट लगती हो तो मलहम वगैरह तो लगाते होंगे वो। आप बताइए, आप पैराग्लाइडिंग करना जाते हैं, पैराग्लाइडिंग करने के लिए लोग जाते हैं तो क्यों जाते हैं? कि उनको मज़ा आता है पैराग्लाइडिंग करने में। लेकिन उनका तो वो काम है ना, आए दिन उनको चोट लगती रहती है। तो उनके लिए वो जो चीज़ है, वो जो चोट है जिसमें वो मलहम लगाए हैं, वो उनकी उस सिचुएशन को, समथिंग दैट स्पॉइल्स अ सिचुएशन दैट कुड हैव बीन प्लीजेंट, उनकी उस सिचुएशन को, जो वो प्लीजेंट सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को कोई ऐसी चीज़ जो ख़राब करे, है ना। तो उसका रिलेशन आप इससे बना सकते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे 45 ईडियम्स, है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे आ चुके हैं पहले। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डायरेक्टली आंसर तक पहुंचाया जा सके ईडियम के थ्रू, ट्रिक की हेल्प से, है ना। और मैंने ये अपनी जो मैंने अभी तक 4 पार्ट डाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस के, उनमें भी ये पूरी कोशिश की है कि आपको वो सारे ईडियम्स याद हो सकें। तो एक बार आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें, फिर इस टेस्ट को सॉल्व करें। मैं आपसे ये 2-3 बार कह चुका हूँ पहले भी। तो आप ज़्यादा अच्छे से इस टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे इस टेस्ट में, है ना। अगर आप इस टेस्ट में नंबर अच्छे लेके आ पाते हैं तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि आप आने वाले अपने एग्ज़ाम में, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी आप ईडियम से आए हुए क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो है पांडे कोचिंग क्लासेस के नाम से ही, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल भी पांडे कोचिंग क्लासेस के नाम से है। हमारे सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो पांडे कोचिंग क्लासेस के नाम से हैं। तो आप सभी प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। टेलीग्राम चैनल में मैं आपके लिए डेली क्विज़ेस डालता हूँ, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और वो उसमें आपको बहुत सारी PDF भी मिलेंगी, बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर वगैरह भी मिलते हैं, है ना। तो आप एक बार ज़रूर चैनल में जुड़ें और आपके लिए वो चैनल बहुत हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।